हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस कुमार्स क्लासरूम। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 2020 का मेंस का क्वेश्चन पेपर, और इसके जो सोर्सेज रहेंगे वो हमने काफ़ी सारे सोर्सेज से इसके आंसर्स को हमने लिया है, जैसा कि विजन आईएएस की वेबसाइट है, अरिहंत की एक बुक आती है, और उसके अलावा आईएएस बाबा की वेबसाइट है, कई सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, और कई रैंडम वेबसाइट से हमने ये सारा का सारा मटेरियल यहाँ वहाँ से लिया है। बट आपको सारा का सारा सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का एक जगह मिल जाएगा आपको। यू नीड नॉट टू गो टू एनी अदर सोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट मच डिले। पहला जो क्वेश्चन आया था 2020 का, वो क्वेश्चन है देयर इज नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए एक्ट। कमेंट। आरपीए का क्वेश्चन 2019 के अंदर भी आया था कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर आरपीए 1951 और व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल। सो 2019 का जो क्वेश्चन था वो आरपीए के सेक्शन 8 से आया था, और प्रिसाइजली अगर बोलें तो इस बार का जो क्वेश्चन है कि भाई प्रोसीजर है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो है ये आरपीए 1951 है, उसके दो सेक्शन है, सेक्शन 123 और सेक्शन 8, ये दोनों इसके साथ डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये वाला क्वेश्चन है, इसके तीन ही पार्ट हैं कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर जो है वो उसमें मतलब पहले तो ये बता दो कि वो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर है क्या, व्हाट इज़ द करंट प्रोसीजर। सबसे पहले बता दिया व्हाट आर द करप्ट प्रैक्टिसेस, देन व्हाट आर द प्रोसीजर्स, देन क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो क्वेश्चन में पूछे, और वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि भाई आरपीए 1951 जो है उसका सेक्शन 8 है, वो तो प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, और सेक्शन 123 है वो बताता है व्हाट आर करप्ट प्रैक्टिसेस। स्टेप बाय स्टेप आप भाई क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है। हमने जो भी चीज़ बोला है वो सारे वर्ड क्वेश्चन में। प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ये कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 8A ऑफ आरपीए। ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, सेक्शन 123 जो है वो क्या बताता है, करप्ट प्रैक्टिसेस। और ये हो गया आरपीए एक्ट का। और तीसरा हो गया सिंप्लीफिकेशन, नीड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन है तो क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो पहले बताना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली उसी को ब्रेक डाउन करना है, और इसके अंदर कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि हम आरपीए को एकदम अच्छे से किसी बुक में उस तरीके से नहीं मिलता है, इसीलिए हमने कई सोर्सेज को एक साथ कंडेंस किया आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमने देखा, हम बोलेंगे भाई करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो करप्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है मेन, तो कि पीपल विद द अल्टीरियर इंटेंशंस दे पेनिट्रेट इनटू द पार्लियामेंट बिकॉज कुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। आरपीए का यही रीज़न है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली आरपीए पे है। तो आरपीए उसका काम है उनको डिस्क्वालीफाई करना, और क्योंकि वो जल्दी से डिस्क्वालीफाई नहीं होते, ईयर्स टुगेदर सालों साल केस चलता रहता है, अगला चुनाव आ जाता है, पिछले चुनाव का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। ये आपने इंट्रो में लिख दिया। फिर प्रोसीजर क्या है इसका, जब प्रोसीजर बताएंगे तभी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे और वे फॉरवर्ड बताएंगे। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी पड़ती है इन द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। कोई भी पर्सन को आप डिस्क्वालीफाई करना चाहें तो अगर वो गिल्टी फाउंड होता है तो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है वाया सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे टाइम लग जाता है। दूसरा, प्रेसिडेंट कंसल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन है उसके बाद में दोबारा उसको भेजता है प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन को।
अब ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, पिटिशन पहले हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के अंदर कम्बरसम प्रोसेस है, उसके बाद में जो सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा है उसके थ्रू प्रेसिडेंट के पास गया, वहाँ पे डिले होने की संभावना है। उसके बाद में प्रेसिडेंट दोबारा ईसीआई को भेजता है, ईसीआई के अंदर भी अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से दोबारा डिले होने की प्रॉब्लम है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो फिर प्रेसिडेंट को भेज के इतना ज़्यादा झमेला हो जाता है, इसीलिए ये प्रोसीजर क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। अब ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो पहला पॉइंट है इसके अंदर कि भाई जो हाई कोर्ट है वहाँ से डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दो। पहले क्यों आप प्रेसिडेंट के पास भेजते हो, उसके बाद प्रेसिडेंट ईसीआई को भेजता है, फिर ईसीआई दोबारा उनको भेजता है, ये सब क्यों आना है। यहाँ से हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया, हाई कोर्ट के डिसीजन से डायरेक्ट आप क्या करो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही भेज दो। यहाँ से इस दोनों को बाईपास कर दो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्टली भेज दो, और ये यहाँ से प्रेसिडेंट, इन दोनों को बाईपास कर दो। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया कि भाई स्पेसिफिक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो इन चीज़ों के लिए, हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बना भी है बट हो नहीं पाता। तीसरा होता है कि मोर स्टाफ दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि वो जल्दी से डिसीजन ले सकें। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, आंसर में मैक्सिमम यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, इंट्रो, दूसरा बॉडी, तीसरा कंक्लूजन। बॉडी के अंदर अगर 10 से आजकल यूपीएससी 10 मार्क्स या 15 मार्क्स की क्वेश्चन पूछता है, तो उसके अंदर हम कोशिश करेंगे 10 to 15 पॉइंट्स, दैट्स इट। हम इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स होलिस्टिक प्रोसीजर में नहीं घुसेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा क्या है, इतना टाइम नहीं होता है, 7 या 8 मिनट में एक आंसर को लिखना होता है। वहाँ पे आप अगर 8, 10, 12 पॉइंट लिख दें, इंट्रोडक्शन ठीक ठाक लिख दें और कंक्लूजन ठीक ठाक लिख दें, दैट्स इट। उसके अलावा बहुत उसको होता ना, उसकी निटी ग्रिटीज़ में, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स में नहीं जाना है। 10-12 पॉइंट, उसके साथ बढ़िया इंट्रो, बढ़िया कंक्लूजन, दैट्स इट। सो हम इसको एकदम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। क्वेश्चन आंसर की बहुत उसमें नहीं जाएंगे, बाल की खाल नहीं निकालेंगे। कंक्लूजन क्या लेंगे, कंक्लूजन सिंपल आप लिख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वही आइडियल कंक्लूजन है, वही आइडियल इंट्रोडक्शन है, आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन जैसे यहाँ पे लिखा कि करप्शन है दैट इज बैन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, द फेथ ऑफ द पीपल इन द सेक्रेट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कैन ओनली बी मेंटेन्ड बाई decriminalization, by decriminalizing the politics. Urgent reform are needed in RPA 1951, और या बोल सकते हैं these reforms are the need of the hour. So इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। Now let's move to the second question. Recent amendment to RTI Act will have profound impact on the autonomy and independence of Information Commission. ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं एक और हम क्लैरिफाई कर देते हैं। अब इनको एग्जैक्ट नहीं लिखा है, तो अगर क्वेश्चन जैसे 2020 का कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको एग्जैक्ट वर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं, भावनाओं को समझना यार, सीधी सी बात है ना। वो क्वेश्चन लिखने में कई बार गड़बड़ी हो गई है, तो मैंने क्या किया, लिखते वक्त जस्ट सिंपली उसका एसेंस आ जाए क्वेश्चन का, तो उस हिसाब से अगर थोड़ा बहुत कुछ वर्ड का इधर उधर हो तो उस चीज़ को एडजस्ट करना, बट आपको पॉइंट्स सारे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन का वेग आंसर मिलेगा। इंट्रो, कंक्लूजन और अच्छे 10-12 पॉइंट, दैट्स इट। तो वही चीज़ ध्यान में रख के जस्ट जल्दी जल्दी इसमें लिखा हुआ है स्पीड से। तो इसके अंदर आप सिंपल लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, कई तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। पहला लिखा जा सकता है कि सनलाइट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, कोट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, और उसमें बोला जा सकता है कि सेकंड ARC जो है वो RTI को मास्टर की ऑफ द गुड गवर्नेंस बोलता है। ये भी लिखा जा सकता है कि PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, RTI एक्ट 2005 को सनशाइन एक्ट, जो चाहो जो मर्जी हो वो लिखो। तो इसका क्या रहेगा प्रोसीजर, RTI एक्ट का सबसे पहले क्या क्या अमेंडमेंट है, उनके क्या इम्पैक्ट हैं, गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है और वे फॉरवर्ड, सिंपल। सो 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है। कनेक्टिंग स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन एक जनरल हुआ, उसके बाद में कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज से कनेक्ट किया जाए, है ना, टाइटली कनेक्ट हो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आंसर, तो उसमें रिदम रहता है आंसर के अंदर एक। तो सबसे बेस्ट है इसके अंदर कि अपन कंपेयर कर सकते हैं बिफोर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट RTI के अंदर। सो बिफोर अमेंडमेंट क्या था, सेक्शन 13 जो है वो टेन्योर को फिक्स कर देता है
लेकिन अभी अमेंडमेंट के बाद में क्या हो गया, ये जो टेन्योर है वो क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। सेकंड क्या है, सैलरीज जो है वो सीईसी के इक्विवेलेंट थी, सीआईसी की, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर थी। बट अभी क्या, दे विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और ये जो टेन्योर है ये सेक्शन 27 सॉरी सैलरीज और अलाउंसेज हैं ये सेक्शन 27 के द्वारा डिसाइड होते थे, बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डिसाइड करेगी। और सेम स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ भी है। सेक्शन 16 जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की सैलरीज और टेन्योर डिसाइड करता था, बट अब ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड होंगे। तो ये 3-4 डिफरेंस आपने लिख दिए, 4 पॉइंट हो गए। और फिर आप लिख सकते हैं जैसे किसी स्कॉलर का भी कि भाई शशि थरूर बोलते हैं कि ये आरटीआई को एलिमिनेट ही कर देगा, ये आरटीआई एलिमिनेशन बिल के नाम से उसको शशि थरूर जी ने बोला है। तो वो एक चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। देन इसके इम्प्लीकेशंस लिख सकते हैं कि भाई इसका फर्स्ट इम्प्लीकेशन वो ये है कि इट विल क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड इट दे में टो द लाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, नो नीड टू एक्सप्लेन वाई। और गवर्नमेंट ऑफिसर जो है अमेंडमेंट में एक्ट एज एन सॉरी भाई जो इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही एग्जैक्टली काम कर सकता है, क्योंकि जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड कर रही है इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए, तो फिर वो उनके अंदर नेक्सस होने का पूरा संभावना रहेगा। फिर है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका भी कौन डिसाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये फेडरलिज्म के भी स्पिरिट के खिलाफ है। सो इसी हिसाब से आप लिख सकते हैं कि द क्रिटिक्स से, है ना, हमेशा खुद की जगह सेफ रहता है। क्रिटिक्स का नाम ले दो, खुद का नाम मतलब देखो। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट दिस इज द दीज अमेंडमेंट्स आर टीन अटैक ऑन द अकाउंटेबिलिटी एंड फेडरलिज्म। अब गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन लिख दो। गवर्नमेंट बोलती है कि वी आर रेशनलाइजिंग द अथॉरिटी बाय रिमूविंग द एनोमलीज। ये की वर्ड्स हैं, दे शुड बी यूज्ड अगेन। वी आर रेशनलाइजिंग द अथॉरिटी बाय रिमूविंग द एनोमलीज। गवर्नमेंट ये बोलता है, क्यों? क्योंकि ये जो ओरिजिनल एक्ट था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बराबर बना रहा था, कि सीईसी की जो पावर है वो सीआईसी के बराबर। सो गवर्नमेंट बोल रही है ये एक बहुत ही पुअर लॉजिक है, इसका कोई मतलब वो नहीं है। गवर्नमेंट को बस बोलना है तो बोलना है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ को भी समझना है। एक रीजनेबल लेवल तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिफेंड करना है। जहाँ पे कोई डिफेंस नहीं है, हम गवर्नमेंट के थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के अंदर भी बोल सकते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ नीड टू रीथिंक एंड ग्रेटर पब्लिक डिबेट एंड कंसल्टेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ऐसे भारी वर्ड यूज ले लो, कंसल्टेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इज रिक्वायर्ड। है ना, अगर आप डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बोल दो भाई ज़्यादा बातचीत की और ज़रूरी है। और सो दैट्स अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। हाँ, एक और लिख सकते हैं इसके अंदर कि सेक्शन 12 जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटमेंट है, उसमें सेकंड एआरसी एक रिकमेंडेशन देता है, ये वे फॉरवर्ड हो जाएगा सबसे बढ़िया। उसके अंदर इंडिपेंडेंट कमीशन को दे दो, ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। जैसे सीईसी के लिए भी ये रिक्वायरमेंट है, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करता है, उनके लिए भी सेम आएगा। कमीशंस में यार कई जो कमीशंस होते हैं ना, उसमें सिमिलर सी बात रहती है, जिसके अंदर भी जैसे सीवीसी के अंदर एक मल्टी मेंबर बाई पार्टीसन बॉडी है, जिसके अंदर पीएम रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, कई सारे रहते हैं। उसी तरीके से हर कमीशन में जहाँ में भी बॉडी नहीं हो तो ये सिंगल रिकमेंडेशन देना है। सीईसी में भी यही देना है और उसके अंदर सीआईसी के अंदर भी। सो आज स्टार्टिंग डे था, हम 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टुमारो वी विल फिनिश 2020 जीएस पेपर 2 and then we will continue with the proceeding papers. So thank you very much for connecting with us. We hope that our initiative will help you in your preparation to a great extent.